तो पेरेंट्स आपके बुक में 3 लाइन्स है बेसिकली। कितने हैं? 3 लाइन्स। मिसाल के तौर पे वो शॉर्ट नोट में आता है तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? शॉर्ट नोट में का तो जो है वो 4 मार्क्स है। अब ये 3 लाइन है। बाज़ औक़ात वो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको मालूम करके कि आप किस तरह, आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह है। तो पहला तो ये है कि इसकी जो है वो डेफिनेशन हम कर लें। तो डेफिनेशन किस तरह करेंगे? तो डेफिनेशन ये है द नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी open into a cone-shaped air passageway called pharynx। यानी ये नेजल कैविटी आप डायग्राम के जरिए हम जो है उसको शो करेंगे कि कौन सा पार्ट है जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों जिस जगह पे ओपन होते हैं, यानी दोनों जिस जगह को ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेरिंक्स। अब पेरिंक्स की साइज क्या है ये आप अपने बुक में देख ले। 2 लाइन है या 3 लाइन है। अब आपने इसको किस तरह जो है वो एक्सपेंड भी करना है, एक्सप्रेस भी करना है। तो बेसिकली 4.5 इंचेस यानी इसका जो है वो साइज है। इसके बाद जो है आप जो अगर इसको सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं तो 12 to 14 सेंटीमीटर जो है वो इसका साइज होता है। अब इसके बाद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन में ये जो है वो ईटा में ये एक MCQs आया था 2015 है मेरे ख्याल में। वो 2015 में ये MCQs आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंबाइंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। Which one of the following is the combined part of both the digestive and the respiratory system? अब इसको देख ले। The nasal cavity and the oral cavity open into a cone-shaped structure का cone-shaped air passageway का pharynx size इसका ये है। अब ये देख ले, यानी ये क्या करता है? It lit the oral cavity and the nasal cavity यानी इट लिट द ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी इनटू द एसोफेगस। और दूसरा जो है इट ओपन इनटू द लैरिंक्स, यानी इट लिट द ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी टू द एसोफेगस एंड इनटू द लैरिंक्स। इसके बाद आप लिखिए इट इज द कंबाइंड पार्ट ऑफ बोथ द डाइजेस्टिव एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये MCQs आते हैं। इट इज द कंबाइंड पार्ट ऑफ द, ये लिखूं पूरा तो लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज द कंबाइंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंबाइंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ये कंबाइंड पार्ट होता है। अब इसके बाद जो है it is also lined by the mucous membrane. It is also lined by the mucous membrane। और इसके बाद जो है चूंकि एयर इससे पास होता है, यानी एयर पैसेजवे का क्या मतलब है? यानी जहां से एयर पास होता है, यानी नोज से जाता है पेरिंग्स में, पेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स में। तो एयर पैसेजवे इट इज आल्सो लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। इट हेल्प इन द वोकलाइजेशन। इसके बाद लैरिंग्स में हम पढ़ेंगे कि वोकलाइजेशन बेसिकली किस तरीके से होती है। तो इट हेल्प इन द वोकलाइजेशन यानी साउंड की प्रोडक्शन। अब एयर जो है वो लंग से वापस आ रही है तो ये किस किस जगहों से पास होगी? पेरिंग्स से पास होगी कि नहीं? तो ये क्या करता है? इट हेल्प इन द वोकलाइजेशन मीन साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कर देता है। अब इसके पार्ट्स है, यानी पार्ट्स ऑफ द लैरिंग, पार्ट्स ऑफ द पेरिंग्स। अब ये जरूरी है, इस चीज से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पर मैं छोटा सा डायग्राम जो है वो इसको बना लेता हूं। ये देख ले, ये नोज है, तो नोज से जो है वो एयर जो है वो पास होता है और यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे ये माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट से भी यहाँ पे जो है ये ओपन होता है। यहाँ पे एक कंबाइंड पार्ट लगा होता है
जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। दिस इज बेसिकली फेरिंग्स। क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, दिस इज बेसिकली ओरल कैविटी। ओरल कैविटी द इनसाइड पार्ट ऑफ द माउथ, यानी जो माउथ से शुरू होता है। अब हमने क्या लिखा, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स। एक को हम क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स, दूसरा जो है वो है नेजोफेरिंग्स, और तीसरा जो है वो है लेरेंजियोफेरिंग्स। अब देख ले, जो नेजल कैविटी से आया है, जो कंबाइंड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। ये जो ओरल कैविटी से आया है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स। और इसके बाद यहाँ पे ये 2 लाइन में, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को फिर हम क्या कहते हैं, एसोफेगस, दूसरे को हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स। अब हमने शुरू में क्या लिखा था कि इट इज द कंबाइंड पार्ट ऑफ बोथ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने ये लिखा था कि ओरल कैविटी लीड इनटू द एसोफेगस। तो ये बेसिकली जो ओरल कैविटी है, यहाँ पे जो फूड वगैरह हम लेते हैं, वो आखिरकार किस जगह पे जाते हैं, एसोफेगस। और जो नेजल कैविटी वाला मटेरियल है, वो कहाँ पे जाते हैं, लैरिंक्स पे। तो इसलिए हमने कहा था कि इट इज द कंबाइंड पार्ट ऑफ बोथ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब 2 लाइन से कितना हो गया, एक्सप्रेशन है इसमें। इसके बाद जो है आप इसमें पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ द पेरेंट्स। फंक्शन ऑफ द पेरेंट्स किस तरह जो है वो, उसके फंक्शन क्या क्या होंगे। तो चूंकि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, वार्म द एयर, मॉइस्ट द एयर और फिल्टर द एयर। थर्ड जो है, इट प्रोवाइड द एयर पैसेज वे, इट आल्सो प्रोवाइड द एयर पैसेज वे एज वेल एज प्रोवाइड वे टू द फूड। जगह एसोफेगस में भी ये जाता है कि नहीं। एंड इट हेल्प इन द वोकलाइजेशन। ये लिखूं थोड़ा सा, बस आप म्यूकस मेम्ब्रेन में यानी मॉइस्ट द एयर, वार्म द एयर, फिल्टर द एयर, प्रोवाइड एयर पैसेज वे। थर्ड जो है, इट प्रोवाइड वे टू द फूड, यानी फूड इसके जरिए मुंह में कर दे। और आखिरी जो पॉइंट है, इट हेल्प इन द वोकलाइजेशन। क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं है इसमें। इसको मिटा लूँ। हाँ, इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है। और इसमें स्टूडेंट जो है कुछ चीज़ें जो है इसमें डायग्राम में दिए हैं, लेकिन वो पैराग्राफ में मौजूद नहीं है। अब कौन सा है, लैरिंक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने थोड़ा सा। अब लैरिंक्स, इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, या इसको क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी। It is a cartilaginous structure. It is a cartilaginous structure present above the trachea. आप लिख सकते हैं बिलो द फेरिंक्स, ठीक है ना। अब यहां पे हमने लिखा है दिस इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ये क्या चीज़ है, व्हाट इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक MCQs है जो फेडरल बुक में मौजूद है, लेकिन ये आपका जो कोर्स का बुक है उसमें नहीं है। कार्टिलेजिनस बेसिकली द वॉल ऑफ द लैरिंक्स इज मेड ऑफ, द वॉल ऑफ द लैरिंक्स इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजिनस प्लेट्स। ये याद रखें, क्या होगी इसमें, कार्टिलेजिनस प्लेट्स which prevent the collapse of the larynx। यानी वो क्या करता है, कोलैप्स ऑफ द लैरिंक्स, यानी लैरिंक्स की जो कोलैप्स है उसको रोक। अगर ये कार्टिलेज नहीं होता तो ये क्या होता, क्लोज हो जाता।
अब मिसाल के तौर पे मैं ये डायग्राम ले रहा हूं कि ये बेसिकली दिस इज लैरिंग्स। अब यहां पे क्या है, यानी ये इस तरह के प्लेट्स लगे होते हैं और ये प्लेट्स आपस में फिर जो है दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय द मसल्स और लिगामेंट्स। यानी इसके ऊपर मिसाल के तौर पर ये इसके निशानात है कि नहीं, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगा है तो ये फिर हमको जो है वो नजर नहीं आता। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल में आपने कुछ पढ़ा होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है, कि उसमें क्या था कि एसोफेगस जो है उसमें हमने पढ़ा था कि जब फूड वगैरह हम इनहेल करते हैं या लेते हैं तो ये लेरिंग्स में जो मसल्स है यानी इसके ऊपर लीप लाइक या लिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो बहुत से स्टूडेंट की ये कंसेप्ट होती है कि ये ओपन और क्लोज होता है, इस तरह है कि नहीं। असल में ये बात नहीं है। ये जो कार्टिलेज है ये 3 किस्म यानी 3 किस्म के कार्टिलेज पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं एरेटिनाइड, आपके कोर्स के मुतालिक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो कंसेप्ट बनाने के लिए। दूसरा जो है वो है क्रेकाइड कार्टिलेज और थर्ड वन जो है वो है थायराइड कार्टिलेज। यानी बेसिकली ये इन पे मुश्तमिल होता है और इसको जो है वो फिर आपस में कवर करने के लिए मेम्ब्रेन लिगामेंट्स ये मौजूद है, वो मसल्स। यानी ये हमें इस तरह नज़र आता है कि ये जो है इसके ऊपर मेम्ब्रेन या लिगामेंट्स होते हैं तो इसके जो ये पोर्शन है ये हमें नज़र नहीं आता। अब हम क्या करते हैं, यानी ये 3 जो कार्टिलेज है इसमें ये 2 कार्टिलेज जो है इससे जो ये मसल या जो कार्टिलेज बना होता है, अब जब हम खुराक लेते हैं वो पेरिस में आ जाता है तो नर्व्स के ज़रिए इसको सिग्नल मिलता है। तो ये कार्टिलेज क्या करता है, इट मूव अपवर्ड। वो क्या करता है, इट मूव अपवर्ड। तो ये अपवर्ड मूवमेंट करता है और ये क्लोज होता है। तो खुराक इसके साथ जो एसोफेगस है वो इसमें डायरेक्टली इसमें जाता है। क्या यानी ये जो कार्टिलेज है जब ये मूवमेंट करता है तो यहां तक आता है तो ये बंद हो जाता है। यहां पे तो एपिग्लॉटिस लगा होता है तो ये यहां पे ये एसोफेगस खुला होता है तो आसानी के साथ इसमें जाता है। अब अगर हम जो है वो सांस वगैरह लेते हैं तो ये वाला जो मसल्स है या कार्टिलेज है वो मूवमेंट करता है, ये खुला रहता है तो इसमें जाता है। लेकिन जब हम खुराक भी करते हैं और बातें भी करते हैं तो बाज़ औक़ात जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ चले जाते हैं। अब समझ गई, आइडिया हो गया। अब जो फेडरल बुक है वहां पे एक एमसीक्यूज इस कार्टिलेज से दिया गया है। यानी ये थायराइड कार्टिलेज यानी द सेंटर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज हैज एन एलिवेशन और रिजेस व्हिच इज कॉल्ड एडम एपल। यानी क्या है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस कार्टिलेज, सेंट्रल पोर्शन हैज एन एलिवेशन। आप ये बता रहा हूं कि व्हाट इज एलिवेशन या रिजिस क्या है, रिजिस कॉल्ड एडम एपल। और ये जो है आफ्टर 20 इयर्स बाद जो है दिस कार्टिलेज इज कन्वर्टेड इनटू द बोन्स। यानी 20 इयर्स बाद अब ये क्या है, यानी इसको देख ले, इसका ये पोर्शन जो है उसको देख ले, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एडम एपल। वो कहते थे कि आदम अलैहिस्सलाम जो है उसने एप्पल खाया था और वो यहाँ पे फंस गया था, तो उसकी वजह से ये कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा था या एलिवेट हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एडम एप्पल। तो ये फेडरल बुक में ये मौजूद है। तो एडम एप्पल इज एन एलिवेशन ऑफ विच कार्टिलेज, थायराइड। अब क्लियर हो गया, सिर्फ इस सेंटेंस के लिए ये जो है वो एक्सप्लेन किया, क्लियर हो गया। अब आपके बुक में कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो है ग्लॉटस, दूसरा जो है वो है सबग्लॉटस यानी एपिग्लॉटस, और तीसरा जो है, अब ये 2 चीजें जो है वो डिस्कस किए हैं, लेकिन डायग्राम में और 2 चीजें दिए हैं, वो है सुप्राग्लॉटिस और थर्ड वन जो है वो है सबग्लॉटस। ये 2 डायग्राम में दिए हैं। और ये अब ग्लॉटस क्या है, द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटस। द ओपनिंग of the larynx
इसका ग्लाटस। क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है। यानी इसका ये जो ओपनिंग है, दिस वन इसका ग्लाटस। आसान है।